जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बहुकोश के जीव। इसके अगले लेक्चर में हमने देखा था एक कोश के जीव। एक कोश की किसे कहते हैं, एक कोश की क्रियाएं तथा वो एक कोश की जो एक कोशिका जीव होते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं अपने जीवन की कौन क्रियाएं उस कोशिका में करती हैं। हमने एक कोशिका के बारे में उस परिभाषा तथा उसका अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे बहुकोश की जीव, बहुकोश की किसे कहते हैं तथा बहुकोश की के बारे में और जानकारी लेंगे। बहुकोश की किसे कहते हैं? वह जीव जो असंख्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। वह जीव जो असंख्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, जैसे जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, पादप में जितने भी मतलब पादप में जो पौधे होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, तो कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इनका निर्माण करती है। बहुकोश के जीव कहते हैं। बहुकोश के आइए हम देखते हैं और कोशिका के बारे में। बहुकोश के जीवधारी, बहुकोश के जीवधारियों का आकार जीवधारी में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो बहुकोश की जीवधारी होते हैं, जो बहुकोश की जीवधारी होते हैं उनका जो आकार होता है, जो बहुकोश की जीवधारी होते हैं उनका जो आकार होता है, उनकी बनावट, उनके शरीर की बनावट कैसी होगी, तो वो असंख्य, वो जीवधारियों में उपस्थित जो जीवधारी होते हैं उनमें उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं, जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनकी बहुत सारी संख्या भी होंगी, बहुत संख्या होती है, उन्हीं पर निर्भर करता है कि कोशिका का आकार कैसा होगा। इसी कारण बहुकोशिकीय जीवधारी जंतु एवं पादप विभिन्न आकारों एवं मापों में पाए जाते हैं। इसी कारण जो बहुकोशिकीय होते हैं, आपको बताया हमने ना कि बहुकोश किसे कहते हैं, तो वही बहुकोश की जीवधारी, जो बहुकोश की जीवधारी होते हैं वो जंतु एवं पादप, हमने बताया जो जंतु होते हैं उनमें भी और जो पादप होते हैं उनमें भी, कि बहुकोश की जीवधारी एवं जंतु एवं पादप विभिन्न आकारों एवं मापों में पाए जाते हैं। विभिन्न आकारों एवं मापों में पाए जाते हैं। वो विभिन्न आकार में कैसे पाए जाते हैं? क्योंकि जो विभिन्न आकारों एवं मापों में कैसे पाए जाते हैं, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं वो निर्मित होती हैं कि वो बहुत संख्या में मिलकर बनती है। तो अगर वो बहुत सारी संख्या में मिलकर बनेंगी तो वो एक कंफर्म नहीं रहेगा कि उनका आकार कैसा होगा, उनकी माप कैसी होगी, उनकी शरीर की बनावट कैसी होगी। हम पादप में देखते हैं, पादप में जितने पौधे होते हैं सबकी हाइट, सबकी मोटाई या चौड़ाई कुछ भी बराबर तो होती नहीं, सबकी डिफरेंट रहती है। आप देखे होंगे कि आप देखते भी हैं, सबकी डिफरेंट ही रहती है। किसी की बनावट ये कंफर्म नहीं है कि वो इतने, जैसे मनुष्य में ये कंफर्म नहीं है कि कोई भी मनुष्य 6 फुट का ही होगा, या उसका वेट जो होगा वो कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि उतना ही होगा, कि मनुष्य में सारे के सारे इतने ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जो इंसान होते हैं या जो पादप होते हैं, जो जीवधारी होते हैं ना, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो उनकी संख्या पर निर्भर करती है। किसी की कोशिका जो होती है वो ज्यादा ग्रो करती है, वो और ग्रो करके इंसान को और बड़ा, मतलब कि उनकी हाइट में बदलाव कर देती है, या किसी की हाइट उतनी नहीं होती तो और भी जो कोशिकाएं होती है ना उनकी ग्रोथ पर निर्भर करता है कि वो उस इंसान का जो आकार एवं माप होगा वो कैसा होगा। वो कोशिकाओं की ग्रोथ पर निर्भर करता है। जो पादप होते हैं, बहुत से पादप का बहुत पौधे होते हैं जिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कुछ पादप है जो उतने बड़े नहीं होते हैं। तो उनकी जो कोशिकाएं होती है ना उनकी ग्रोथ पर निर्भर करता है कि इनका बहुकोशिकाओं का शरीर की बनावट कैसी होगी। किसी का कंफर्म नहीं रहता कि इतनी ही होंगी, वो किसी का कंफर्म नहीं, ये
हर मनुष्य में जो एक है उसमें कन्फर्म रहता है, मतलब वो पक्का है कि हाँ उसकी हाइट इतनी होगी, उसका वेट कैसा होगा, वो सब कन्फर्म रहता है। पर सभी मनुष्यों में वही नहीं रहता। सभी मनुष्यों में, जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें ये नहीं रहता कि उनकी हाइट 6 फुट होगी, उनका वेट 60 होगा, मतलब ये नहीं कन्फर्म रहता। और हर एक मनुष्य में उनका जो जीन होता है उसमें उसके सारे डिटेल्स होते हैं, उसके, सिर्फ उसके, ना कि दूसरों के। तो हर एक मनुष्य में उनका जो कैरेक्टर होता है वो अलग अलग होता है, एक नहीं होता। तो इसी प्रकार से उनके उनके जो कोशिकाओं की वृद्धि होती है वो उनकी ग्रोथ पर, वृद्धि पर निर्भर करती है कि वो कैसे होंगे। इसलिए उनका जो आकार एवं माप होता है वो कंफर्म नहीं होता, को कैसा होगा वो एक बराबर नहीं होता। देखते हैं इन जीवधारियों में, जो ये जीवधारी होते हैं, इनमें जीवधारियों में कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को करने हेतु, जो विशिष्ट कार्य होते हैं उनको करने हेतु, विशिष्ट कार्य होती है ना, कहते हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे बहुत कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो विशिष्ट प्रकार से रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। जो कोशिकाएं होती हैं, जो विशिष्ट कार्य है उसको करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्ट प्रकार से महत्वपूर्ण, एक अलग तरीके से, एक और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। वो जो होती है ना, वो रूपांतरित सेल जो होता है वो मॉडिफाइड होकर ना तंत्र का निर्माण करता है। वो सारी सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं और रूपांतरित होकर तंत्रों का निर्माण करती हैं। अतः इन जीवधारियों में श्रम विभाजन पाया जाता है। ये जो मॉडिफाइड होती है ये किस लिए होती है? जो ये कोशिकाएं हमने यहाँ देख रहे हैं ना आप, कि जो इन जीवधारियों में कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को करने हेतु, जो विशिष्ट कार्य है उसको करने के लिए विशिष्ट प्रकार से रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। तो ये जो तंत्रों का निर्माण करती है ये किस लिए करती है? देखिए, जो रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है, तो ये जो तंत्र का निर्माण करती है वो किस लिए करती है हम अभी देख रहे हैं। अतः इन जीवधारियों में श्रम विभाजन पाया जाता है। अतः जो बहुकोशीय जीवधारी होते हैं इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। हमने बता दिया कि जो बहुकोशीय होते हैं उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं, या एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आया कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं, तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लिखने को तो लिख देंगे कि बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन पाया जाता है। अगर अलग से क्वेश्चन आ गए कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं, तब तो हम कंफ्यूज होंगे ना। हम देखते हैं कि श्रम विभाजन किसे कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव में, जो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जीव में अलग अलग कार्यों को करने के लिए जो अलग अलग कार्य होते हैं, एक करने अलग अलग कार्य होते हैं, कार्य को करने के लिए विशिष्ट कोशिकांग, जो विशिष्ट प्रकार के कोशिकांग जो रूपांतरित होकर तंत्रों का निर्माण करती है ना, वो कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें कार्यों का विभाजन होता है, इनमें कार्यों का विभाजन होता है, इसे श्रम विभाजन कहते हैं। देखिए, इनमें जो कार्यों का विभाजन होता है, जो विशिष्ट कोशिकांग पाए जाते हैं ना, इनमें कार्यों का विभाजन होता है। अब कार्यों का विभाजन कैसे होता है? जैसे हम किसी भी इंसान को देखें, मतलब इंसान को ले कि उसकी कोशिकाएं जो है, उसकी जो शरीर की बनावट है वो कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसके आंख की कलर कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, या और भी कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है, और जानकर और भी हम ये विशिष्ट कोशिकाओं में विभाजन के
विभाजन के तौर पर विभाजन होता है, कार्यों में, विभिन्न कार्यों में विभाजन होता है। जैसे हम किसी को कह देना कि 4-5 लोग हैं कि तुम्हारा काम ये है, तुम जाकर कुछ और करो, तो सबको हम जो काम बांट रहे हैं ना, जो कार्य बांट रहे हैं कि तुम हर एक को अलग अलग बता रहे हैं, तो वही जो विभाजन कर रहे हैं हम उसी को श्रम विभाजन कहते हैं। तथा ये जो कोशिकाएं होती हैं, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ना, ये रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती हैं। जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो विशिष्ट कार्यों को करने हेतु विशिष्ट प्रकार से रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। जो विशिष्ट कार्य वो क्या है, जो विशिष्ट कार्य है वो क्या है, देखिए अभी बताया मैंने, जो आंखों की कलर कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, या उसकी बनावट कैसी होगी, उसकी सोच कैसे होंगी, सब डिफाइन करते हैं कि वो उन्हीं को करने के लिए, उन्हीं सब कार्य को करने के लिए ये विशिष्ट तंत्रों का निर्माण करती है। ये तंत्रों का निर्माण करती है जिसके कारण वो सारे कार्य होते हैं। उन्हीं सब कार्यों को करने के लिए जो जीवधारी होते हैं, बहुकोश के जीवधारी होते हैं, उनमें कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को, विशिष्ट कार्य हमने यही बताया, आंखों की कलर कैसे होंगी, यही सब विशिष्ट कार्य है। उन्हीं को करने के लिए, करने हेतु विशिष्ट प्रकार से रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। अतः इन जीवधारियों में श्रम विभाजन पाया जाता है। उसी को तंत्र का निर्माण करती है कि वो तंत्र का निर्माण इसलिए करती है ताकि वो सारे कार्य कर सके, उन सारे कार्यों को करने के लिए निर्माण करती हैं। हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बहुकोश के जीव किसे कहते हैं। बहुकोश के जीव हम एक ऐसे नॉर्मल तौर पे लिखे, हम लिखते हैं कि बहुकोश के जीव वह जीव होते हैं जो असंख्य कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं द्वारा मिलकर बहुकोश के जीव का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बहुकोश के जीव बनाती हैं, ये हम देखते हैं। और ये जो है, ये बहुकोश की जीवधारियों का जो आकार होता है, जीवधारी में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। उनका जो आकार होता है उनकी विभिन्न संख्याओं पर निर्भर करता है, विभिन्न संख्याओं पर निर्भर करता है। ये संख्याओं पर निर्भर करता है ना, जो इनका आकार है वो विभिन्न कोशिकाओं पर निर्भर करता है कि ये भी जो इनका आकार है ये भी विभिन्न कोशिकाओं पर निर्भर करता है। ये भी एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए कोशिकांग है, ये भी विशिष्ट कार्य है जिसके लिए कोशिकांग बने हैं। तो उनका जो आकार बनेगा ना, उसके लिए भी कोशिकांग ने वो भी एक विशिष्ट कार्य है, उसके लिए भी कोशिकांग बने हैं। वो जो रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्र बने हैं ना, वो उनके आकार, उनका विशिष्ट कार्य है। कैसे बनेगा, इसके लिए ये है जो तंत्र है, ये है जीवधारी में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। उनकी जो संख्या है वो निर्भर करता है, हमने बताया ना, जो उनकी संख्या है उस पर निर्भर करता है कि उनके शरीर की बनावट या इत्यादि चीज जो होती है वो कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करती है कि वो कैसे होंगे, उनकी हाइट ज्यादा होगी या छोटी होगी, वो मोटे होंगे या पतले होंगे, और कुछ भी उनकी कोशिकाओं पर निर्भर करता है। इसी कारण बहुकोश की जीवधारी जंतु हो या पादप, ये विभिन्न आकारों एवं मापों में पाए जाते हैं। ये विभिन्न आकारों एवं मापों में पाए जाते हैं, जिसके जैसे वृद्धि रहेगी, ग्रोथ रहेगा, वो वैसा बनेगा। किसी कुछ ना कुछ तो अलग रहता ही है, सब में कुछ ना कुछ तो अलग रहता ही है। इन जीवधारियों में कोशिकाएं विशिष्ट कार्यों को करने हेतु विशिष्ट प्रकार से रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती है। अतः इन जीवधारियों में श्रम विभाजन पाया जाता है। हमने श्रम विभाजन भी देखा, बहुकोश के जीव में अलग अलग कार्यों को करने के लिए कोशिकांग पाए जाते हैं, इनमें कार्यों का विभाजन होता है, अतः इसे श्रम विभाजन कहते हैं। हमारे एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन आता है कि बहुकोश के जीव किसे कहते हैं, श्रम विभाजन क्या है, बहुकोश के जीव में के कार्य इत्यादि जानकारी बहुकोश के जीव से आती है, क्वेश्चन आती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पर और भी कोशिका से संबंधित वीडियो है, आप देखिए। आज हमने बहुकोश के जीव देखा, हमने इसके अगले लेक्चर में देखा था एक कोश के जीव, इसके आगे भी हम अगले लेक्चर में देते रहेंगे। आप
इसको अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।